अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। 12:10 हो गए हैं मेरे पास यहाँ पे घड़ी पे। आज की अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के लेक्चर में बरकत अता फरमाए, वक्त में बरकत हो, ताकि जो हम सीख सकें वो मैक्सिमम सीख सकें, ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें। ना सिर्फ सिलेबस कवर कर सकें बल्कि सिलेबस हमें समझ में भी आए, जो टॉपिक्स हम पढ़ें वो हमारे लिए एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद भी हो और हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बने। जी वालेकुम अस्सलाम सबको, और सब बच्चों को दोबारा अस्सलाम वालेकुम जिन्होंने भी ज्वाइन किया। लें जी, अपनी बात को शुरू करता हूँ। चैप्टर नंबर 13 पे बात कर रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर। मैंने आपको जर्नल तरीका बता दिया था, जर्नल कॉम्बिनेशन बता दिया था कि सीरीज़ में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। अब बस सवाल करने रह गए हैं, सवाल ही शुरू किए हुए हैं हम लोगों ने, तो बस एक सवाल और आ गया, वो सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। होप सो यू कैन सी मी। सवाल है जी, हमारे पास एक इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है रेजिस्टेंसेस का। 5 रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हैं इस नेटवर्क में। एक तो ये चारों साइड्स पे है और एक डायगनली बीच में जुड़ी हुई है, लाइक दिस। इन सब की वैल्यूज जो हैं वो कुछ ऐसे हैं: 9, 1, 10। दिस वन इज 9 ओहम, दिस वन इज 1 ओहम, दिस वन इज 10 ओहम्स, और ऊपर वाली और सामने वाली ये है जी 5 और ये हैं 10। ओके, और ये है 10 ओहम। दो टर्मिनल्स हैं इसके, वो दो टर्मिनल्स कौन से हैं? एक टर्मिनल है ये, दिस वन, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज द टर्मिनल बी। आपसे कहता है कि ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। ले जी बच्चों, जरा इसका जवाब दीजिएगा। इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। फाइंड आर इक्विवेलेंट, वो क्या होगी इन ए और बी के दरमियान, बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। नहीं जी बच्चों, हम आर वेटिंग फॉर द आंसर, इफ यू कैन सी मी। जरा शाबाश जवाब दीजिएगा। जरा मुझे पहले ये बता दें, कैन यू हेयर मी, कैन यू सी मी, जरा मुझे बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए आप तक मेरी आवाज़ भी आ रही है और आप मुझे सुन भी सकते हैं। जी भाई बच्चों, मैं ज़रा आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ ताकि फिर मैं अपने क्वेश्चंस को आगे लेके चलूँ। शाबाश, कुछ ओके, फरवा भी कहते हैं ऐसा, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ओके, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, शाबाश। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो लिहाजा इस एज को छोड़ के बाकी सर्किट को सॉल्व करना शुरू करें। याद रखिएगा, एक टिप बता रहा हूं, एक टिप याद रखिएगा। जब भी आप किसी सर्किट को सॉल्व करना शुरू करें, आपने पहला स्टेप ज़हन में रखना है, ब्रेक द सर्किट इनटू सिंपल पार्ट्स। आप पूरे सर्किट को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करें ताकि आपके लिए सारे सर्किट को सॉल्व करना आसान हो। अगर आप गौर करें तो इस 9 के साथ ये 1 ओम, ये देखिएगा सीरीज में लगी हुई, बस बेंड आ गया, मोड़ आ गया, लेकिन ये दो सीरीज में लगी हुई है। तो मैंने क्या किया, जुमले पे गौर कीजिएगा। ये सवाल एक ही दफ़ा करवाऊंगा क्योंकि डायग्राम को सर जी अपना फुल बुक एमसीक्यूज अपलोड नहीं किया और चैप्टर 7 की नेक्स्ट वर्कशीट भी नहीं आई अपलोड। यार मैंने सारा कुछ जो है ना फरहान साहब को डाटा दे दिया, प्रोवाइड कर दी मैंने। फरहान साहब को चैप्टर नंबर 11 तक का डाटा सारा प्रोवाइड कर दिया हुआ, और चैप्टर नंबर 11 शायद मैंने, हाँ आपको मैंने किया हुआ। सर जी क्या हाल है आपका? ठीक है, सारा डाटा उन्हें मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ, तो होप सो वो एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो सारा का सारा कुछ अपलोड कर देंगे। वर्कशीट्स का बच्चे पूछ रहे हैं, वो पॉसिबली आज ही अपलोड हो जाएगा। और सारे एमसीक्यूज जो हैं यार वो मैं कोशिश करूँगा ना वो मैं अपने तौर पे वॉल पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। सर अगर ब्राइटनेस कम हो जाए, एक मिनट मैं देख लेता हूँ ब्राइटनेस का क्या इशू है। ये कहाँ गया? हाँ यार, ये ब्राइटनेस जो है ना वो बड़ी ठीक है, ब्राइटनेस इज गुड। ब्राइटनेस आपके ना जो आपका जो वो है वो जो आपका क्या कहते हैं डिवाइस,
उसकी ब्राइटनेस जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, तो आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, 9 और 1 मिला के हो गया 10। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में लगी हुई है, ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों रेजिस्टेंस को मिटाया, एक ही बार सवाल करवाऊंगा, एक ही बार देख लीजिएगा, ये सवाल दोबारा नहीं करवाऊंगा। 9 और 1 ओहम गट्ठी लगी हुई थी, तो मैंने सीरीज में थी, इनको उतार के एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी 10 की, यानी कि इन दोनों की इक्विवेलेंट 10 ओहम्स आ गई। अब बात ये है बच्चों कि ये 10 ओहम्स सामने वाली 10 ओहम्स के साथ पैरेलल में लगी हुई है, बगैर सॉल्व किए, बगैर कैलकुलेशन किए जैसे सवाल सॉल्व करना है। ये 10 ओहम है, सामने 10 ओहम लगी हुई है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करूं, ये 10 ओहम है, ये 10 ओहम है, सिंपल पैरेलल में बताया था, दो अगर सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हो तो R बाय N का फॉर्मूला लगेगा। यहां पे R है 10 बाय N, N है 2, 10 बाय 2 ये हो जाएगा 5। सो इन दोनों को मिटा के एक ही रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा यहां पे, वो आ जाएगी कुछ इस तरह से, एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगी 5 ओहम की। तो अगर आप जरा गौर कीजिए तो ये 5 इस 5 के साथ, ये 5 इस 5 के साथ सीरीज में, सिर्फ एक बेंड है, मोड़ है, बीच में रास्ता एक ही है, पाथ एक ही है। ये 5 इस 5 से ऐड होके इट विल बिकम 10, तो ये फिर से 10 हो जाएगी। तो इन दोनों को मिटा के मैंने क्या किया, इन दोनों को मिटा के मैंने एक ही रेजिस्टेंस जोड़ दी, 10 ओहम। फिर से 10 ओहम और 10 ओहम दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन दोनों को फाइनली इक्विवेलेंट आ जाएगी 10 बाय 2 यानी 5 ओहम्स। आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओहम्स आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई सवाल है किसी का तो बताइए। यार अभी आपका जो पिछला लेक्चर चल रहा था सेम वही वाली सेटिंग्स चल रही है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, उसी क्वालिटी के ऊपर चल रहा है सारा कुछ। अपने नेट की सेटिंग्स को चेंज करें, कोई इशू नहीं है मेरा ख्याल है। चलिए जी, ये पॉइंट समझ में आया सबको। मैंने सारे के सारे सर्किट को क्या कैसे ब्रेक किया, अब एक दफ़ा ये हल्का सा दोबारा बता देता हूँ। मेरे पास ये 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थी, जैसे एक डब्बा होता, वो 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थी और एक 5वीं डायगोनल पे थी। तो दिस लाइक दिस, लाइक दिस, और फिर लाइक दिस, और एक यहां पे। एवरी वन वॉज, ये थी 9, ये थी 1, ये थी 10, ये थी 5 और ये थी 10। इन दो टर्मिनल्स के दरमियान मुझे कैलकुलेट करना था। राइट बच्चों, ले जी, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसको थोड़ा थोड़ा साफ करके ड्रॉ कर दें। नहीं जी बच्चों, यहाँ पे तो हमारी लास्ट टाइम वाली बात ख़त्म हो गई थी, मतलब एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर एक सवाल और है इसी रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस में मैंने भी 3-4 सवाल करवाने हैं। और नहीं जी, क्वेश्चन बड़ा मशहूर है, वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि द टोटल रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई इज आर नॉट, फाइंड आर इन द टर्म्स ऑफ आर नॉट। सवाल लिखता हूँ, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के बाद एक कॉन्सेप्ट और, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म। द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन आर एंड between x and y is r naught, find r in terms of, जरा मुश्किल सवाल का मजा चखाऊं। कहते दो टर्मिनल्स हैं x और y, उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो r नॉट है। आपने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये सवाल बल्कि आप लोगों ने घर से करना है, छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ। सवाल बहुत सिंपल है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। और डायग्राम इसकी जो है वो ये है, डायग्राम आपको सामने ड्रॉ करता हूँ। इसमें ये वाली जो रेजिस्टेंस है, दिस वन इज आर, ये भी है आर, ये
बी है आर, और ये वाली है आर नॉट, और जो दो टर्मिनल्स हैं उनमें से एक टर्मिनल है ये वाला, दिस टर्मिनल इज एक्स, दिस टर्मिनल इज वाई, ये एक्स टर्मिनल है और ये टर्मिनल वाई है। अब वो कहते हैं कि एक्स और वाई की टोटल रेजिस्टेंस, यानी सारे के सारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट है। कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने आर इन द टर्म्स ऑफ आर नॉट कैलकुलेट करना है। याद रहे कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस भी आर नॉट है और इसमें एक रेजिस्टेंस आर नॉट ये भी लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कुछ ऐसे कि इस सारे, या आप लोग घर में करेंगे, मैं आपको उसका सही आंसर भी बता देता हूं। इस सारे के सारे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो तो आर नॉट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने कहना है और फिर आप यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये दो लगी हुई है सीरीज में, ये आर प्लस आर नॉट हो जाएगा। फिर आर प्लस आर नॉट आर के साथ पैरेलल लगी हुई है, उसको पैरेलल के तरीके से सॉल्व करेंगे। जो जवाब आएगा वो इस आर के साथ सीरीज में लगा होगा, उसको सीरीज के तरीके से सॉल्व करेंगे। जब सारा कुछ निकल आएगा उसको आर नॉट के इक्वल पुट करेंगे, वहां से आर की वैल्यू निकालेंगे। हिंट मैंने आपको दे दी है, आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी, आर विल बी इक्वल्स टू आर नॉट ओवर √3। इसको जरा कर लीजिएगा खुद ही, इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। जल्दी से बताइए बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया, इसको करना कैसे, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो जरा बताइएगा, शाबाश। बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, भाईजान किधर हैं आप? लेकिन जिसके बाद एक पॉइंट और लेके चलते हैं, आपने घर में सॉल्व करना है, मैंने भी आपको कुछ सवाल और घर में सॉल्व करने के लिए देने हैं। फिर अब आ गया एक कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर अरेंजमेंट हो तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा ये देखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट को सॉल्व कैसे किया जाएगा? अब व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है क्या, आपके पास 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होती हैं एक ऐसे ब्रिज जैसे सेटअप में, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। कुछ कहानी ऐसे होती है, इसमें यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस, और फाइनली यहां पे एक रेजिस्टेंस। अब वो कहते हैं लेट से इनकी वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, इनकी वैल्यू है 4, बल्कि आसान करता हूं, पहले आसान करवाता हूं इसकी। इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी भी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, और ये है 10 ओम। और आपसे कह रहे हैं कि जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। हाउ विल यू डू दैट, कैसे करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। टर्मिनल्स मैं आपको बता देता हूं, टर्मिनल्स कौन से हैं। इस ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के दरमियान टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? हाउ विल यू कैलकुलेट इट?
जी बच्चों, अच्छा, आई वॉज वेटिंग कि आप लोग जवाब देंगे, पर मैं आपको समझाता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो सिर्फ उस सूरत में चलेगा, इसकी कंडीशन आपके सामने लिख देता हूं। इसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, इसको आप कैलकुलेट किस सूरत में कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ उस सूरत में कैलकुलेट कर सकते हैं जब R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब इसमें R1 और R2 क्या है जरा वो देख लीजिएगा। इसमें दिस वन इज R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, R4। अगर तो R1 ओवर R2 और R3 ओवर R4 की कंडीशन नहीं समझ आ रही, चलो मैं समझाता हूं। पहली बात तो ये समझिएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ उस सूरत में हल होगा उजैर अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। आपने राइट साइड से शुरू होना R1 R2 R3 R4, अगर तो ये रेशियो सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपका ब्रिज सॉल्व होगा। यहां पे चेक करेंगे ये रेशियो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। R1 ओवर R2 क्या है जी 1, 3/3 इज 1। इसी तरह R3/R4 क्या है जरा वो भी देख लीजिए, वो भी क्या है 1। तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 जो है ये कैलकुलेट हो रही है। दिस ब्रिज कैन बी कैलकुलेटेड, दिस ब्रिज कैन बी सॉल्व्ड। इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा तो ये तो बात बड़ी अच्छी है। सॉल्व कैसे किया जाए, अब देखें जब आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में कि व्हीटस्टोन ब्रिज उस सूरत में काम करता है, एक तो ये चीज इक्वल हो जाए। ये चीज इक्वल कब होती थी याद होगा, जब वो गैल्वानोमीटर शोज जीरो रेजिस्टेंस। तो आपने याद होगा गैल्वानोमीटर सेंटर में लगा होता था, जिसे ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज की रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, अगर तो ये बात वैलिड है, ये बात फुलफिल कर रही है, तो फिर आपने ब्रिज को एलिमिनेट कर देना। अब मान लीजिए कि ये ब्रिज बीच में लगा ही नहीं हुआ, तो करंट यहां से आ रहा है, यहां पे जा रहा है। सो करंट की एक डायरेक्शन ये, यानी ये 3 और ये 3 सीरीज में कनेक्टेड है, और इसी तरह ये 3 और ये 3 अलग से सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऊपर वाला 3 और ये 3 6, यानी ऊपर 6 लगी हुई है, नीचे भी 3 और 3 6 लगी हुई है। अब ऊपर भी 6 नीचे भी 6 पैरेलल में है, तो 2 6 की पैरेलल में है, 6/2 बगैर कैलकुलेट किए, बगैर हाथ लगाए इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 3 ओहम्स। और वैसे भी रूल याद रख लीजिएगा, अगर तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सारी रेजिस्टेंसेस इक्वल हो, बीच में जो भी हो सारी अगर इक्वल हैं, बीच में कुछ भी है तो जो सारी हैं वही रिजल्ट आएगा। पॉइंट समझ में आता है बच्चों? आई एम सॉरी। लो भाई, अब यहां पे एक सवाल और करवाता हूं। मैं कह ये रहा था कि रेजिस्टेंस का एक सवाल और करवाता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज में ही। आपके पास एक रेजिस्टेंस है यहां पे 4 ओहम्स, यहां पे है 8 ओहम्स, यहां पे है 6 ओहम्स, यहां पे है 12 ओहम्स, बीच में 10 की लगी हुई है। और अब आप मुझे बताएं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। पहले तो मुझे ये बताया ना कि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं। क्या इसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं, फट से ये बताइएगा जरा, शाबाश। रेशो सेम नहीं, सोल्यूशन नहीं। अच्छा, जा सकता है। ओके बच्चों, आप लोगों ने शायद समझा नहीं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। जो बच्चे कह रहे हैं, मैंने जान के R1 R2 R3 मिटाया था, जो बच्चे कह रहे हैं कि सोल्यूशन सॉल्व नहीं किया जा सकता, काइंडली सर इसको दोबारा देख लें। ये गलती आप पेपर में करेंगे तो फिर आपका क्या बनेगा।
इस गलती को नहीं करना मेरा बच्चा। So it can be solved. 4 over 8 is 0.5. 6 over 12 is 0.5. Ratios are equal. They can be solved. अब ये 4 है, ये 8 है, ऊपर कितनी लगी हुई है 12, 4 जमा 8 12, नीचे कितनी लगी हुई है 6 जमा 12 18, नीचे 18 है ऊपर 12 है। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। तरीका बताया था पैरेलल के लिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो जरा वैल्यूज घुसाओ इस फॉर्मूला के अंदर। ऊपर हो जाएगा 12 और 18, 12 ज़रबे 18, और नीचे हो जाएगा 12 जमा 18। सॉल्व करके मुझे इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ जल्दी से। हाँ भाई बच्चों, और बगैर आप क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? शाबाश, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा जहर, इसको मजीद सॉल्व करके बताना क्या वैल्यू आएगी। तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग आएगी, नहीं 8 पॉइंट समथिंग आएगी शायद। ठीक है, लीजिए सवाल और करवाता हूँ, फिर उसके बाद बस चैप्टर वाला। शाबाश वजाहत। वन मोर क्वेश्चन। शाबाश शाबाश, वहाब आपका जवाब गलत है। ओके ओके, आप दोनों ले लें। पता नहीं मेरा कौन सा था और आपका कौन सा, चलिए बाद में कर लेते हैं। ओके ओए तो बात सुनिए कि सर, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है आप, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस करना। लो भाई, इसके बाद आगे लेके चलता हूँ, एक सवाल और है। सवाल मैं सोच रहा हूँ कोई इजी और अच्छे वाला आपको करवा दूं। सवाल तो बड़ा मजे का आ गया, चले सवाल ही करते हैं। सवाल तो बड़ा मजे का जी। सर सीरीज में आर ई क्यू क्या है? सर सीरीज में
यार अहमद रोड बड़ा सिंपल है, सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट ऐड करके आ जाती है ना सिंपल। सवाल थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे लेके चलूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द करंट I1 in सर्किट, और ऑप्शंस है 0.25, 0.3, 0.1, 0.25 एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर, सी है 0.1 और डी है नन। और ऑप्शंस है, डायग्राम है मेरे पास। और बगान आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके सामने दो डायग्राम्स ड्रॉ की हुई है, एक ये डार्क रेड से है और एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाली है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको किसकी समझ में नहीं आ रहा मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए आपको किसकी समझ नहीं आ रही? व्हीटस्टोन ब्रिज की समझ नहीं आ रही, या वो जो मैंने दूसरा सवाल लिखवाया था वो जो डार्क रेड से ड्रॉ किया हुआ वो समझ में नहीं आ रहा? मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपने मुझे पहले भी नहीं बताया। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, किसमें समझ नहीं आ रहा। सवाल लिखता हूं तब तक बाकी बच्चों को मौका देता हूं सॉल्व करने का, तब तक जब तक मैं ये समझा रहा हूं। जिनको समझ में आ गई है वो सारी चीजें जो मैंने पहले बताई हैं, उन्होंने अब ये वाला सवाल सॉल्व करना है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जीकी का क्वेश्चन है, दिस इज R1, इसमें से गुजरता हुआ करंट I1 होगा। दिस इज R2, इसमें से गुजरता हुआ करंट I2 होगा। दिस इज R3, इसमें से गुजरता हुआ करंट I3 होगा। अच्छा, व्हीटस्टोन वाली माल होगी भाई। यहां पे वोल्टेजेस जो अप्लाई हैं, यहां पे वोल्टेजेस हैं 10 वोल्ट अप्लाई, यहां पे वोल्टेजेस अप्लाई हैं 20 वोल्ट। 20 वोल्ट है कितना? 5 वोल्ट। यहां पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 5 वोल्ट का। R1 की वैल्यू जो है दैट इज 10 ओम्स, और R2 और R3 की वैल्यू 20 ओम्स है। ये भी 20 ओम्स और ये भी 20 ओम्स। और मैं अच्छा, बाकी बच्चों को अगर ये बाकी चीजें समझ में आ गई तो वो ये वाला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें। सवाल सॉल्व करेंगे तो मुझे बड़ा ही मजा आएगा। जिनको समझ नहीं आई भी वो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली पे देख लें। अरमान सारी चीजें सामने लिखी हुई। मैंने कहा था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज एनवायरमेंट है, ब्रिजस्टोन ब्रिज सर्किट है। तो इसको सॉल्व कैसे करना, ये उसी सूरत में सॉल्व हो सकता है। अरमान मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये उसी सूरत में सॉल्व हो सकता है जब R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 हो। आपको याद होगा एंड पे ये रिजल्ट निकलता था। अगर ये रेशियो इक्वल है उस सूरत में सॉल्व हो सकता। तो भाईजान ये उसी सूरत में सॉल्व होगा जब R1 ओवर R2 R3 ओवर R4 इक्वल है। तो देखो ये सॉल्व हो भी सकता है कि नहीं। 4 ओवर 8, R1 ओवर R2 0.5, R3 ओवर R4 6 ओवर 12 0.5। तो ये सॉल्व हो सकता है, इतनी समझ में आ गया। अब आपको ये भी याद होगा कि जब ये सॉल्व करते थे इसको, हम ब्रिज को गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को खत्म करते थे। गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं था जाता, याद होगा। गैल्वानोमीटर जो सेंटर में लगा होता था वो फारग हो जाता था। इसी तरह ये सेंटर वाली रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी जब ये बात सेटिस्फाई होगी। जब ये बात सेटिस्फाई होगी तो सेंटर में जो मर्जी लगाओ वो हमने कंसिडर ही नहीं करना। तो भाई आप ये देख 4 और 8, जब इस बीच वाले को निकाल दोगे तो क्या 4 और 8 सीरीज में नहीं है? इसी तरह ये 6 और 12 सीरीज में नहीं है? 4 और 8 बोले तो 12, 6 और 12 बोले तो 18, वो 12 और ये 18, इनको पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। बताओ भाई नन कैसे कह रहे हो जालमो? अब मैं आपको सब बच्चों के ना, जब मुझे बताओ ये पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो सवाल लिखा उस पर आऊं, क्योंकि उस सवाल पे जरा बात बड़ी मजे की होनी है।
किरचॉफ्स लॉ का सवाल है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, फिर हम अगले अगले चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। बताओ साथ हो ये चैप्टर, ये वाला सवाल शुरू करूं? सब साथ हो, अरमगान, वहाब, वजाहत, हिजबुल्लाह, उस्मान, हाशिर अली, फरवा हैं, फरवा हैं आज, शहरियार, अमानत। ये सवाल पीछे वाले क्लियर हैं? इस पे आऊं? वन आता है, वन आप मुझे पता है कैसे कह रहे हैं, ओहम लॉ लगा के वी इज इक्वल टू आई आर, आर को वी पे डिवाइड कर रहे हैं, वन लेके आ रहे हैं, अहमद ऐसे ही ना, गलत है ये अप्रोच, गलत है, आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। चलिए जी, सबको सबको क्लियर है। अब आपने ना खामोशी के साथ और तवज्जो मेरी तरफ रख के कमेंट्स जरा बंद करके ना बात को सुनना है, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी ना तो फिर ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बात एफएससी में भी नहीं बताई जाती। हम कर रहे हैं इसको यूं सॉल्व, यहां पे 10 वोल्ट है, वी आई आर लगाया, आई वन आ गया, तो बात गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ये तो एक साइड का पोटेंशियल है, इस साइड पे वोल्टेज क्या होंगे, इस साइड पे जो वोल्टेज है उन्हें वी कह दिया, इन दोनों को माइनस करूंगा फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो वी कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो वी कहलाएगा, फिर ओहम्स लॉ लगेगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक, उसके बाद ओहम्स लॉ के मुताबिक फिर आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तब जाके आई आएगा V ओवर आर के इक्वल। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए इस पॉइंट के, इस टर्मिनल के वोल्टेज फाइंड करने जरूरी है। अब मसला ये है कि हमारे पास इस साइड के, इस पॉइंट के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सोल्यूशन की तरफ आता हूं, ये कैसे निकलेगा जरा मुलाहिजा फरमाए। बचपन में पढ़ा था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में, करंट कमिंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। सो मैं ये लिख सकता हूं कि I1 जो यहां पे आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, वो I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है। यहां तक सवाल किसी का? कोई नहीं, तो फिर आगे कदम बढ़ता हूं। अब यहां पे गौर कीजिएगा, हम सब जानते हैं I किसके इक्वल है, V ओवर R के। सो I इज डेल्टा V ओवर R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा V, इस R2 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ये V है और एक ये 5 है, डेल्टा V ओवर R2 प्लस इसका डेल्टा V ओवर R3। यहां तक जरा साथ रहिएगा मेरे। किसी को सवाल में कोई तंगी, कोई परेशानी यहां तक? ओके, होप सो कि ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं। अब ये डेल्टा V इस I1 के लिए क्या है, दो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 और V, तो 10 माइनस V लिखूंगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस V ओवर R1 इज इक्वल टू, आपके लिए स्लो सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए क्या हो जाएगा 5 V माइनस 5 ओवर 20, V माइनस 5 ओवर 20, R1 कितना 10 है सॉरी, प्लस ये भी हो जाएगा V माइनस 5 ओवर 20। यहां तक कोई सवाल, किसी का कोई एतराज? अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ये लिखा जा सकता है 10 माइनस वी ओवर 10 इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 2 वी माइनस 5 ओवर 20, इसे काट दीजिए, ये नीचे 10 आ जाएगा, वो 10 इससे कट जाएगा, 10 माइनस वी माइनस 5। अब आपके पास यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए।
ओके ओके, सबको यहाँ तक बातें क्लियर है, समझ में आ रही हैं? तो यार ये हो जाएगा 10, इसको उस तरफ ले आओ, +5 v प्लस v, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2v, v इज इक्वल टू 7.5। अब समझ में आया कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7.5 वोल्ट्स का है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 वोल्ट्स का है, तो ये I1 क्या था? I1 वाज, मैंने भी लिखा डेल्टा V ओवर R1, यानी 10 माइनस 7.5 ओवर 10, यानी 10 माइनस 7.5 इज 2.5 ओवर 10, बोले तो 0.25, यानी दिस ऑप्शन। एनी सवाल? लो भाई, कोई क्वेश्चन नहीं यहां तक? अरमगान, इफ यू आर लिसनिंग मुझे बताइएगा कोई चीजें समझ में ना आई हो, चीजें क्लियर हैं, आगे चलूं यार? Things are clear? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, फॉरवर्ड डेल्टा वी लिखा हुआ है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चेंज। चेंज कैसे फाइंड करते हैं? माइनस करके, प्लस करके चेंज तो नहीं ना फाइंड किया जाता आज तक। जब भी चेंज फाइंड किया, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया d1 माइनस d2, चेंज इन एक्सेलरेशन फाइंड किया d2 माइनस a2 माइनस a1, चेंज इन फोर्स माइनस किया f2 माइनस f1। तो आज तक हमने चेंज कभी ऐड करके तो फाइंड नहीं किया ना। चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, 5 मिनट आप लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं करनी, सिर्फ मुझे सुनना। जब मैं सवालात पे आऊंगा तब आप डिस्कशंस कीजिएगा और आपस में बातें कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? इट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट। ये करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का फिनोमेना है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का फिनोमेना। याद रखिएगा पहली बात, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस। ऑब्वियसली डेल वी का मतलब क्या बेटी? पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो V है वो एक टर्मिनल का पोटेंशियल है, एक तरफ का पोटेंशियल है। ओम्स लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का ना अगर आपने पढ़ा हो, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उसमें पोटेंशियल की बात नहीं हुई, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों ने अगर ये वाला फार्मूला लगाना है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वैलिड है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
असल में हम इसके साथ फॉर्मूले में डेल्टा नहीं लिखते, लिखा नहीं जाता, असल में स्टेटमेंट में लिखा हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सवाल ये पैदा होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जवाब ये है करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैव मूविंग चार्ज। सो याद रखिएगा, अगर चार्ज मूव कर रहे हो, मूविंग चार्जेस हो, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्टैटिक चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, रुके हुए चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। स्टैटिक चार्जेस हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, दे डू नॉट हैव मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इससे एक कदम फिर आपको आगे लेके चलता हूं। दिस फिनोमिना, नोट के तौर पे, दिस फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय ऑरेस्टेड। ये फिनोमिना किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ऑरेस्टेड भाई साहब ने इस फिनोमिना को सबसे पहले डिस्कवर किया था। कौन सा फिनोमिना? एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सबसे पहले ऑरेस्टेड ने डिस्कवर की थी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक स्ट्रेट कंडक्टर की। स्ट्रेट कंडक्टर बोले तो वायर। हम कहानी को यूं शुरू करते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर यानी एक वायर, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड दिस वायर। मैग्नेटिक फील्ड इस तार के गिर्द पैदा होगी, लाइक दिस, इसको सराउंड किए हुए होगी, इसके गिर्द पैदा होगी, ऐसे चक्कर की सूरत में। एग्जांपल देता हूं, ये एक तार है जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द घूम रही होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तार के गिर्द होगी। सर सेकंड ईयर से ज्यादा आएगा या फर्स्ट ईयर से? यार ये कितना अजीब सा सवाल है भाई। फर्स्ट सेकंड ईयर से कंबाइन आता, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, वो चाहे तो चैप्टर 1 में से सारा पेपर बना दे। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते। चाहे तो वो चैप्टर नंबर 12 में से सारा पेपर बना दे। थोड़ा सा अभी टॉपिक पर तवज्जो कर लें मगान, टॉपिक फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो भाईजान, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड दिस कंडक्टर। अब याद रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए? वेयर विल बी इट्स डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन कैसे तलाश की जाए? इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें अंग्रेजों ने एक कानून दे छोड़ा हुआ है। उस कानून का नाम है RHR, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल सिंपली कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब को ओपन करें, जो कर्ल ऑफ द फिंगर है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूं इस तरफ से बाहर आ रही है और इस तरफ से अंदर जा रही है, इस तरफ से बाहर आ रही है, इस तरफ से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, इस तरह से घूम रही है। सिंपल सी बात। अब इसी बात के ऊपर मैं जब भी टॉपिक पढ़ाया करता हूं तो उसके साथ ही मैं एम्पेयर्स लॉ पढ़ा के फिर आगे मूव किया करता हूं। एम्पेयर्स लॉ पढ़ा के 2-3 पॉइंट्स यहां पे इकट्ठे क्लियर करके फिर आगे मूव करूंगा। अब एम्पेयर्स लॉ ने इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कहा था। एम्पेयर्स लॉ ये है, गौर से सुनिएगा, मैं यहां पे ही 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे घुसाने लगा हूं, बस आपकी तवज्जो चाहता हूं। एम्पेयर कहता है कि मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी, यहां पे दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जाहिर है अगर ज्यादा करंट कंडक्टर में से पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये बात बड़ी अजीब होगी, चलिए मैं इसको ना ऐसे लिखता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस बोले तो सेंटर से उस पॉइंट तक का फासला जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो। यहां पे फासला कम है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। इसकी निस्बत अगर इस सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हो, फासला ज्यादा दूर चले गए हो, ज्यादा दूर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर। सो भाईजान इसका प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके इक्वालिटी लेके आना है। सो ये बन जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। ये जो म्यू नॉट ओवर 2 पाई है ये कांस्टेंट है। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेके आते हो, यहां पे जो कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है दैट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये 2 पाई नॉट क्या चीज है, बिल्कुल जैसे ही वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे म्यू नॉट है। म्यू नॉट कहते हैं परमिएबिलिटी को, वो परमिटिविटी था एप्सिलॉन नॉट, ये परमिएबिलिटी है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये रेजिस्टेंस टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या था रेजिस्टेंस टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेजिस्टेंस टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसकी वैल्यू मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसके ऊपर चंद एक सवाल भी आगे आएंगे, वो भी मैं भी आपको करवाता हूं। इसकी वैल्यू मैं लिख, its value is 4 pi into 10 raised to power minus 7 यूनिट्स इसके किताब में लिखे हुए वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। आपके सामने इसकी वैल्यू आ गई। सो इसको जरा अपने पास रख लीजिएगा, इसकी डायमेंशन वामेंशन सब मैं आगे बताऊंगा। तो हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की एक स्टेटमेंट आ गई। अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगा, उसको जरा वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तुम क्या कहते थे, किसी एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, किसी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी डॉट ए। बी डॉट ए वहां पे ई था, यहां पे बी है, बी डॉट। सो कहता है कि अगर इस 2 पाई आर को, इस लाइन के लिए 2 पाई आर को मैं वहां पे लेके चला जाऊं तो किसी भी एरिया के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर तो सरकमफेरेंस, ही सरकमफेरेंस बन गया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो बी डॉट ए ये इट इज सरकमफेरेंस, तो अगर लाइन है उसके लिए सरकमफेरेंस, और अगर तो कोई एरिया है तो उसके लिए एरिया लिखोगे। ये फ्लक्स बन गया। वो कहता है किसी भी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा दैट इज म्यू नॉट आई। सो इसके दो चेहरे हैं, दो शक्लें हैं एम्पेयर्स लॉ की। एक शक्ल ये है कि फ्लक्स थ्रू एनी कंडक्टर, अच्छा जी, अच्छा बच्चों एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है तो जिसकी वजह से भी हमें अपना अपना लेक्चर यहाँ पे बंद करवाना पड़ रहा है। फरहान साहब आए हैं, वो कह रहे ओह पूरा प्लाजा बंद करवा रहे हैं सदीक सेंटर, बहुत शदीद इमरजेंसी हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये फरहान साहब आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि जी कब आपने अगला लेक्चर दोबारा कर रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। माजरत बच्चों, यहाँ पे हम गोना बंद वाह।